हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूवी मोर्सल। कहानी म्यूनिक से शुरू होती है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी एक ही वर्ड को बार बार दोहराने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जबकि असल में ये एक असैसिन होता है जिसने एक दूसरे आदमी को मारकर उसका बेस बदल लिया होता है। इस किलर ने एक सफाई कर्मचारी का बेस बदला होता है। इसके बाद ये अपना बेस बदल के उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर ये सफाई कर्मचारी काम करता है। इसके बाद ये एक कमरे में जाकर अपने सामान निकालने की तैयारी करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लेडी आती है जो इसका पहला निशाना बनती है। यहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर को गोली की आवाज सुनाई देती है। तभी इसके सामने सिक्योरिटी ऑफिसर आता है। ये किलर उसे भी मार देता है और इसके बाद ये एक एक करके यहाँ पे सबको मारने लगता है। लेकिन एक आदमी यहाँ से सीढ़ियों के रास्ते से भाग जाता है जिसका नाम अलायस होता है और ये असैसिन उसके पीछे भागता है, लेकिन इस असैसिन का कोई भी मुकाबला नहीं होता। ये असैसिन उस आदमी को जानबूझ के बुरी तरह से जख्मी कर देता है और उसकी टांग पे गोली मार देता है। और इसके बाद ये बैल्कनी में जाता है और नीचे स्मोक ग्रेनेड्स फेंकता है ताकि ये धुएं में जाकर यहाँ से भाग सके। जब ये अपने ठिकाने पे आता है तो ये अपने मेकअप को उतारने लगता है जो कि इसने पहले पहना और हमें इस आदमी का असली फेस दिखाया जाता है। अगले दिन ये एक होटल में जाता है और जहाँ पर ये एक हाई टेक स्नाइपर राइफल को असेंबल करता है जो कि इसने एक सूटकेस में छुपाया होता है। ये स्नाइपर सेटअप करने के बाद और दूर से एक हॉस्पिटल एरिया को देखने लगता है जो कि पूरी तरह से पुलिस और सिक्योरिटी कर्मचारियों से भरा होता है। इसके बाद ये अपने स्नाइपर की एक्यूरेसी को चेक करता है और कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद इसकी स्नाइपर एकदम से सटीक निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद ये अपने टारगेट का इंतजार करता है जिसका नाम मैनफ्रेड फेस्टाउ। ये वाइस चांसलर होता है। ये इस हॉस्पिटल में अपने बेटे से मिलने के लिए आता है जो कि हाल ही में जख्मी हुआ होता है। जब ये पॉलिटिशियन अपनी कार से बाहर निकलता है तो ये किलर दूर से गोली मारता है जो सीधा जाके इस वाइस चांसलर के सर में लगती है और इसकी यहीं पे मौत हो जाती है। अब ये अपनी इस राइफल को पैक करता है और इसी कमरे के बेड में एक बॉम्ब रख देता है और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से जाके ये सीधा एक अंडरग्राउंड गैराज में जाता है जहाँ पे ये अपनी गाड़ी को चेंज करता है और दूसरी तरफ से उस होटल में दिखाया जाता है जहाँ पे स्पेशल फोर्सेस इसको ढूंढने के लिए आए होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे ये बॉम्ब फटता है और दूसरी तरफ से उस गाड़ी में भी बॉम्ब फटता है जो इसने अंडरग्राउंड पार्किंग में छोड़ी थी। और इस हादसे के बाद MI6 की एजेंट जिसका नाम बियांका होता है वो इस केस को हैंडल करने लगती है। बियांका हैरान हो जाती है क्योंकि इस किलर ने जो शॉट मारा होता है वो लगभग 3815 मीटर दूर से मारा होता है और ये शॉट एक इम्पॉसिबल शॉट होता है और ये डिस्टेंस एक इम्पॉसिबल डिस्टेंस होता है किसी भी स्नाइपर राइफल से एक टारगेट को मारने का। इससे पहले आज तक सिर्फ 3540 मीटर तक शॉट लगाया गया था, लेकिन इस वाले शॉट से MI6 की पूरी टीम हैरान हो जाती है। एक वीडियो फुटेज से बियांका को इस किलर की राइफल के बारे में पता चल जाता है और जैसे इस राइफल को असेंबल किया होता है जो कि एक आयरिश गन स्मिथ ने बनाई होती है और बियांका ये डिसाइड करती है कि वो इस गन स्मिथ को ट्रैक करके इस किलर के बारे में जानने की कोशिश करेगी। इसी दौरान हमें हिटमैन को दिखाया जाता है जिसका कोड नेम जैकल होता है। उसे एक नए क्लाइंट से मैसेज मिलती है जो उसे एक आदमी को मारने के लिए $10 मिलियन का ऑफर करता है और ये क्लाइंट जैकल को इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए $1 मिलियन ऑफर करता है। जैकल इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और इससे मिलने के लिए लेक मैलारन जो कि स्वीडन में होता है वहाँ पे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे इस क्लाइंट से मिलता है। इस लेडी का नाम जीना होता है। जीना इसे अपने टारगेट के बारे में बताती है जिसका नाम चार्ल्स होता है जो कि एक बिलियनियर IT स्पेशलिस्ट होता है। चार्ल्स का प्लान होता है वो तमाम ग्लोबल फाइनेंशियल ऑपरेशंस को ट्रांसपेरेंट करे और उन लोगों को एक्सपोज करे जो कि इलीगल तरीके से पैसे कमा रहे होते हैं, जिससे एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट ऑर्डर को एक चेतावनी मिलती है। जैकल इस पेमेंट को बढ़ाने की डिमांड करता है और इनसे 10 गुना ज्यादा यानी कि $100 मिलियन डिमांड करता है। इस मीटिंग के बाद ये अपने घर चला जाता है जो कि स्पेन में होता है जहाँ पे इसकी वाइफ इसका इंतजार कर रही होती है। इसकी वाइफ का नाम नूरिया होता है। घर पहुँचने के बाद जैकल अपने पुराने क्लाइंट यानी म्यूनिक वाले क्लाइंट पैसों के बारे में बात करता है, लेकिन ये क्लाइंट उसे पैसे देने के लिए मना कर देता है और इस बात से जैकल थोड़ा बहुत परेशान था। और ये जैकल की रेपुटेशन पे एक डायरेक्ट टारगेट होता है। जैकल को पैसों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैकल की एक अपनी रेपुटेशन होती है जिसे वो किसी भी हाल में गिराना नहीं चाहता। जैकल इस आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। जैकल का पूरा ध्यान अपने मिशन पे होता है जबकि दूसरी तरफ उसके बेटे का बर्थडे भी होता है। यहाँ पे सारी अरेंजमेंट्स करने के बाद वो अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। जैकल और उसकी वाइफ नूरिया के बीच में थोड़ी अनबन होती है क्योंकि जैकल ज्यादातर अपने घर वापस नहीं आता। एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के बाद जब नूरिया यहाँ से निकलती है, लेकिन जैकल एयरप्लेन में चढ़ने के बजाय यहाँ एक दूसरी टैक्सी में चढ़ता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में नूरिया जैकल को देख लेती है। यहाँ से जैकल सीधा अपने दूसरे ठिकाने पे जाता है जहाँ से वो एक फेक पासपोर्ट लेके निकल जाता है,
लेकिन नूरिया ने उसे देख लिया होता है। नूरिया जिसके दिमाग में बहुत सारे शक पैदा होते हैं और उसे अपने पति की आइडेंटिटी पे शक होने लगता है और वो इसी के बारे में सोचकर अपने घर वापस चली आती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे इस हाल में देख लेती है जहाँ पे वो कहती है कि जैकल पहले इतना सीक्रेट तरीके से नहीं रहता था, हम पहले बहुत खुश रहते थे लेकिन अब उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है, ना ही उसने आज तक मुझे अपने काम के बारे में बताया है। नूरिया का ब्रदर उससे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है और वो क्या कर रहा है। सारी चीजों को परे रखते हुए वो जैकल पे यानी अपने पति पे भरोसा करती है और सबको कहती है कि वो एक अच्छा आदमी है और वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से जैकल को दिखाया जाता है जो कि म्यूनिक की तरफ जा रहा होता है। उसे अपने क्लाइंट से कॉल मिलती है जिसका नाम जीना होता है, जो कि अपने काम से बिल्कुल बाखबर होती है। वो जैकल से इस मिशन के बारे में बात करने के लिए बुलाती है। बातचीत के दौरान जीना उसे कहती है कि हमारे एम्प्लॉय ने, जो कि क्लाइंट होता है, उसने पूरी पेमेंट देने से मना कर दिया है, जो कि $100 मिलियन होती है, लेकिन उन्होंने मुझे एडवांस में बस $20 मिलियन देने का ऑर्डर दिया है और ये भी बताती है कि तुम्हें इस टारगेट को इस प्रोग्राम के लॉन्च होने से पहले मार देना होगा। लेकिन जैकल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन पूरी पेमेंट ना मिलने से जैकल थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जीना इसे इस ऑपरेशन के दौरान कोड वर्ड में बात करने के लिए बोलती है। अपने टारगेट के लिए कोड नेम रोडैन रखते हैं। इसके बाद जैकल का, जो कि तेज दरार दिमाग वाला होता है, वो अपने पुराने क्लाइंट को जानने के लिए एक बैंक में चला जाता है, जहाँ पे वो पूरी तरह से बेस बदल के गया होता है और यहाँ पे उसे एक कंपनी के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है पीजे पंप। अब जैकल इसके बारे में खोजबीन करता है और पता चलता है कि ये एक शेल कॉर्पोरेशन होती है जो कि एलायस से जुड़ी होती है और ये आदमी उसी पॉलिटिशियन का बेटा होता है जिसे जैकल ने अपने पहले मिशन के दौरान मारा था, यानी कि उस हॉस्पिटल में। जैकल को यहाँ पे पता चल जाता है कि उस पॉलिटिशियन का बेटा इस पूरी असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है जिसने अपने आप पे भी हमला करवाया था। दूसरी तरफ से MI6 एजेंट बियांका बहुत ही चतुराई से हर सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश करती है, जहाँ पे बियांका को एक वीडियो फुटेज भी मिल जाती है जिसमें इन्हें सस्पेक्ट के बारे में पता चल जाता है और ये भी कहते हैं कि सस्पेक्ट एक 50 साल आदमी है और वो राइट हैंडेड है और ये किलर एक फॉर्मर ब्रिटिश सोल्जर होता है। बियांका अपने टारगेट को ढूंढने के लिए मिलिट्री रिकॉर्ड्स में झांकने लगती है, जहाँ पे वो एक सोल्जर के बारे में पता करती है जिसकी शार्प शूटिंग स्किल्स अद्भुत होती है। बियांका को एक टिप मिलती है। इसके बाद वो बेलारूस इस आदमी को ढूंढने के लिए जाती है और ये ऑपरेशन पूरी तरह से एक कोवर्ट ऑपरेशन होता है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होती, लेकिन जितनी शातिर बियांका होती है उससे कई ज्यादा शातिर ये टारगेट भी होता है। इसने इनके आने से पहले ही यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स और बॉम्ब्स लगाए होते हैं कि जिस गन स्मिथ के बारे में पता कर रही है उसने पहले भी किसी इंसान के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है जिसका नाम होता है द जैकल। और धीरे धीरे ये सारे सबूत एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, लेकिन वक्त बियांका के खिलाफ होता है। दूसरी तरफ से जैकल को दिखाया जाता है। जैकल जानकारी इकट्ठे करने लगता है और एक फ्यूनरल कंपनी के सिस्टम को हैक करता है जो कि मैनफ्रेड फेस्टा के फ्यूनरल को अरेंज करने का सर्विस देती थी, जहाँ पे उसे एक एम्प्लॉय के बारे में पता चलता है जिसके बारे में जैकल को पता होता है। इसके बाद जैकल उस आदमी के पास जाता है और उसे मार गिराता है और उसकी बॉडी को उसी की कार की ट्रंक में छुपा देता है और उसी का बेस बदल के यहाँ से निकल जाता है। उसी तरफ से नूरिया को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड की सीक्रेट लाइफ के बारे में बहुत ही परेशान होती है और वो अपने हस्बैंड की पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करती है। नूरिया को अपने घर में एक छुपी हुई सेफ मिलती है और बड़े से शीशे के पीछे एक सीक्रेट रूम भी मिलता है जिसे कि जैकल ने एक शीशे के पीछे छुपाया होता है। ये रूम बहुत ही सीक्रेट होता है जहाँ पे जैकल की सारी काम की चीजें होती है, जहाँ पे उसे फेस बदलने का सारा सामान मिल जाता है और बहुत सारा कैश और फेक पासपोर्ट्स और बहुत सारे वेपन्स भी। अब नूरिया के सामने उसके पति यानी जैकल की डबल लाइफ बिल्कुल सामने आ जाती है जो कि उसने अपनी पत्नी से पहले से छुपाई होती है। दूसरी तरफ से मैनफ्रेड फेस्टा की फ्यूनरल पे दिखाया जाता है जहाँ पे एलाइस की सिस्टर अपने भाई से अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात करती है कि फैमिली के बीच में बहुत सारे छुपे हुए राज भी सामने आते हैं। अब जब एलाइस यहाँ से निकलता है और जैकल अपना बेस बदल के एलाइस का ड्राइवर बन गया होता है। अब जैकल एलाइस की लेग इंजरी के बारे में पूछता है, लेकिन एलाइस इसे कुछ नहीं बोलता है और बिना कुछ सोचे समझे जैकल एलाइस के बॉडीगार्ड को गोली मारकर मार देता है और इसकी कार को लेकर यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद ये एक गली में छुप जाता है और एलाइस, जो कि बहुत बहादुर बन रहा होता है, जैकल के सामने उसकी पोल फट जाती है। एलाइस बहुत घबराया होता है और वो अपने धोखे के बारे में जस्टिफाई करता है। एलाइस अपने सारे राज जैकल को बता देता है और कहता है कि उसने अपने पिता को मारने के लिए जैकल को हायर किया था, लेकिन सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसे मैं चाहता था। एलाइस बहुत घबराया होता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो ये भी बताता है गुस्से की वजह से उसने जैकल को पैसे देने से मना कर दिया था, लेकिन जैकल, जो कि अपनी बात पे अटल होता है और इन सारी बातों को एलाइस का पर्सनल
सिक्योरिटी गार्ड सुन लेता है जो कि इनका पीछा कर रहा होता है। और जैकल के साथ धोखा करना मतलब अपने आप को मौत की दावत देना। और जैकल कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, जो कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और बिना कुछ सोचे समझे वो एलाइस को गोली मार देता है और इसी कार में एक बॉम्ब छोड़कर यहाँ से चला जाता है, मतलब अपने पीछे सारे सबूत मिटाता जाता है। अब जैकल सबवे के रास्ते से यहाँ से निकल जाता है और लोगों की भीड़ में गुम हो जाता है। और दूसरी तरफ से उस गाड़ी में ब्लास्ट होता है जिससे सारे सबूत मिट जाते हैं। अब सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जैकल अपने घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा से सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ और उसकी माँ और उसका भाई उन्होंने उसके उस सीक्रेट रूम को ढूंढ लिया है। जैकल की वाइफ अपने पति की डबल लाइफ को देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। अब जैकल म्यूनिक से निकलता है और रास्ते में चलते हुए उसकी नजर एक चील पे पड़ती है जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ होता है। ट्रक ड्राइवर जो कि एक शरीफ और ईमानदार आदमी होता है वो जैकल से रिश्वत लेने के लिए मना कर देता है और वो यहीं पे खड़े पुलिस ऑफिसर्स को बुला लेता है। अब यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर जैकल की कार में ढूंढने लगता है और उससे जैकल की कार में बहुत सारा कैश और एक वेपन भी मिल जाता है जिससे उसको जैकल पे शक होने लगता है। लेकिन जैकल को ये पता चल जाता है और उनकी रिएक्शन करने से पहले जैकल उन दोनों ऑफिसर्स को मार देता है और इस सीन को ऐसे बनाता है जैसे इन दोनों ऑफिसर्स ने एक दूसरे को मार दिया हो। अब यहाँ से निकल जाता है लेकिन रास्ते में जैकल अपनी वाइफ नूरिया को कॉल करता है। वो उसे पेरिस आने के लिए बोलता है जहाँ पे वो उसके सामने रख देता। अब जैकल एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में अपनी कार को बदल देता है और इस गाड़ी के सारे लाइसेंस प्लेट हटा देता है और इस गाड़ी को एसिड से स्प्रे करता है जिससे इसके सारे सबूत मिट जाते हैं। अब जब जैकल नूरिया से एक होटल में मिलता है जैकल इसके सामने सारी बातें रख देता है। जैकल इससे कहता है कि मैंने तुम्हें शुरू से झूठ बोला है लेकिन मेरा काम बिलियनियर्स के लिए होता है जहाँ पे मुझे अपनी फेक आइडेंटिटीज बनानी होती है और मुझे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। जैकल इस बात का इनकार कर देता है कि वो एक किलर है यानी कि असैसिन है और जो उसके घर में वेपन्स मिले हैं वो उसने इमरजेंसी पे यूज करने के लिए रखे होते हैं। जैकल अपनी वाइफ से वादा करता है जो मेरा करंट प्रोजेक्ट है जिस काम को मैं अभी कर रहा हूँ उसके बाद ये काम छोड़ देगा, इससे हमारी फ्यूचर की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और हम शुरू से एक नई लाइफ स्टार्ट कर देंगे। जैकल अपनी वाइफ से 2 हफ्ते इंतजार करने के लिए कहता है लेकिन नूरिया को अपने हस्बैंड की किसी भी बात पे यकीन नहीं होता। उसके दिमाग में दिल में बहुत सारे शक होते हैं और सवाल होते हैं लेकिन उसे अपने पति की बातों पर विश्वास करना पड़ता है क्योंकि वो उससे प्यार करती है और उसके साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती है। जैकल ने अपनी तरफ से नूरिया को सेटिस्फाई तो कर दिया होता है लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल होते हैं जिनको वो जाहिर नहीं करती। दूसरी तरफ से बियांका को दिखाया जाता है जो कि दिन रात सबूतों को इकट्ठा कर रही होती है और वो एक फायर आर्म्स इंस्ट्रक्टर से मिलती है जो उसे एक सोल्जर के बारे में बताता है जिसका नाम डैगन होता है। ये इंस्ट्रक्टर इसे बताता है डैगन एक बहुत ही हाईली स्किल्ड स्नाइपर असैसिन था जिसकी अपनी एक रेपुटेशन थी और उसके काम करने का अंदाज बिल्कुल अलग था। ये इसे कहता है कि डैगन इतना हाईली प्रिसीजन आदमी था कि वो अपने टारगेट को 4 किलोमीटर दूरी से भी मार गिराता था। लेकिन ये इसे ये भी बताता है कि डैगन सालों पहले मर गया था। लेकिन बियांका को किसी भी बात पे यकीन नहीं होता। वो इस आदमी के बारे में और भी जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश करती है। वो अपने सुपीरियर से बात करती है और उससे अपने एक कलीग को टीम में शामिल करने के लिए कहती है जिसका नाम विंस होता है। अब बियांका विंस से एक रेस्टोरेंट में मिलती है जहाँ पे वो उससे कहती है कि मुझे जैकल के नेक्स्ट टारगेट के बारे में एक लीड मिली है। लेकिन बियांका इसे इस मिशन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है और कहती है कि हम कोई भी रिस्क नहीं उठा सकते और मैं इस मिशन के बारे में कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। लेकिन विंस के सपोर्ट से और उसके कॉन्फिडेंस से बियांका हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो जाती है। अब दूसरी तरफ से जैकल टैलेंट में पहुंच जाता है जहाँ पर वो ओली चार्ल्स जो कि उस दिन का इंतजार कर रहा होता है जब वो रेका यानी एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम होता है जो ये दावा करता है कि वो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंट कर देगा। अब इस मिशन की तैयारी के लिए एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जाता है जहाँ पे वो इस मेन्यू का हर तरह से जायजा लेता है और यहीं पे चार्ल्स अपनी उस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला होता है। अब जैकल इस बिल्डिंग के हर कोने में जाता है और अपने टारगेट को मारने के लिए हर एंगल को आजमा रहा होता है। लेकिन जब ये यहाँ पे इस बिल्डिंग का जायजा ले रहा होता है तभी इस बिल्डिंग की सीलिंग जो है वो हिलने लगती है जो कि पूरे लोहे से बनी होती है और जैकल इस सीलिंग से गिर के यहाँ पे एक रस्सी से लटक जाता है। मतलब अपने टारगेट को मारने से पहले ही जैकल खुद ही शिकार हो रहा है। अब जैकल किसी तरह से वापस इस सीलिंग पे चढ़ जाता है और इसके बाद नीचे वापस आ जाता है जहाँ पे वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम रैजमस होता है। रैजमस इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड होता है जो बहुत ही फ्रेंडली होता है और इस बात का फायदा उठाकर जैकल इससे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने वाला होता है और इसके बाद इन्हें ये फोन मिल जाता है। ये फोन टूटा हुआ होता है लेकिन इसमें से डाटा निकाल सकते हैं और
रेजमस से दोस्ती बनाने की कोशिश करता है। ये रेजमस का नंबर भी अपने फोन में सेव करता है और यहाँ से निकल जाता है। अपने होटल पे पहुँचने के बाद जैकल जीना से मिलता है, जो कि जैकल को बिना बताए यहाँ पे आई होती है। जीना इसे एलायस फेस्टा के बारे में बात करती है और कहती है जो तुमने किया उससे हमारे एम्प्लॉइज बहुत डिस्प्लीज हो गए हैं। जीना इसे चेतावनी देती है कि फिलहाल के लिए तुम ऐसे बेतुके मसलों में नहीं पड़ो, खास तौर से उन लोगों के साथ जो फाइनेंशियली और पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जीना इसे स्टॉक से मिलने के लिए बताती है, जो कि एक आयरिश गनस्मिथ होता है, और कहती है कि इस मिशन के लिए तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। जैकल इसकी बातों को शांति से सुनता है और उसका दिमाग हर बात को जोड़ रहा होता है, कैसे मुझे अगले टारगेट को मारना है। अब यहाँ से निकलते समय जैकल की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ती है जिसकी टांग में एक ऑर्थोपेडिक शूज लगा होता है। असल में इस लड़की की कोई तकलीफ होती है जिस वजह से इसने ये शूज पहना होता है, और जैकल के दिमाग में एक इंजीनियस आइडिया आता है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जैकल स्टॉक को कॉल करता है और उसे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। स्टॉक जो कि बहुत जख्मी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे कोलैबोरेट करता है। जैकल बुडापेस्ट चला जाता है जहाँ पर स्टॉक उससे मिलता है। अब स्टॉक इसे अपने ठिकाने पे ले जाता है जहाँ पर वो एक नए स्नाइपर को बनाने में जुड़ जाते हैं, जो कि एक ऑर्थोपेडिक शूज में इस तरह से बनाया जाता है जिससे कि किसी को शक न हो और किसी के दिमाग में इस तरह का गुमान भी ना आ जाए। अब स्टॉक अपने सिस्टम में इस शूज को प्रिंट करने के सारे कमांड्स दे देता है और ये दोनों बात करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर जैकल उसे इस चोट के बारे में पूछने लगता है। स्टॉक उससे बताता है कुछ दिन पहले लंदन के MI6 एजेंट्स ने मेरे ठिकाने पर छापा डाला, वहाँ से भागते वक्त मेरे बाजू में गोली लगने की वजह से मैं चोटिल हो गया। जैकल इसकी बातों को सुन रहा होता है। अब अगले दिन इन दोनों की मेहनत रंग लाती है और वो उस राइफल को तैयार कर देते हैं, जो कि एक बूट में छुपी होती है, मतलब कि एक ऑर्थोपेडिक शूज में छुपी होती है। अब जैकल इस राइफल को टेस्ट करता है और स्टॉक उसे एक स्पेशलाइज्ड एम्यूनिशन का बॉक्स भी देता है और ये भी बताता है कि ये 3D प्रिंटेड राइफल एक एसेंशियली सिंगल यूज टूल है जिससे हम सिर्फ 8 फायर्स कर सकते हैं और उसके बाद ये काम नहीं करेगी। अब जैकल, जिसकी प्रिसीजन का कोई मुकाबला नहीं होता है, वो इस गन को चेक करने के लिए एक फील्ड में चला जाता है और एक वाटरमेलन पे फेस बनाकर उसे टारगेट बनाने की कोशिश करता है। पहली और दूसरी कोशिश असफल होती है, लेकिन तीसरी कोशिश बिल्कुल जाके निशाने पे लग जाती है। अब पूरी तरह से सेटिस्फाई होके वो अपने वर्कशॉप पे चला जाता है। अब जैकल अपने हाइड आउट पे जब जा रहा होता है तभी उसे MI6 के वही एजेंट्स दिखते हैं जो कि जैकल का पीछा कर रहे होते हैं। असल में ये जैकल के लिए नहीं आए होते हैं, बल्कि उस गन स्मिथ के लिए आए होते हैं जिसने जैकल को गन बना के दी होती है। जैकल स्टॉक को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टॉक जो कि बहुत थका होता है और बीमार होता है, वो उसकी कॉल नहीं उठाता। बियांका ने स्टॉक के ब्रदर को पकड़ लिया होता है, जिसकी लीड से वो स्टॉक तक पहुंचे होते हैं। अब बियांका यहाँ पे पहुंच जाती है और जैकल और स्टॉक को इनके आने के बारे में पता चल जाता है। वो इन पे हमला करता है, लेकिन स्टॉक की सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और ये लोग इसे पकड़ लेते हैं। अब जबकि स्टॉक को पकड़ लिया है और बियांका इस पे इंटरोगेशन करके इससे सारी बात निकलवाना चाहती थी, लेकिन स्टॉक इन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। लेकिन तभी पीछे से जैकल स्टॉक को एक गोली से मार देता है। अब इनको पता चल जाता है कि जैकल भी यहीं पे है, वो भी इस पे हमला करने लगते हैं। अब जैकल मौका देख घोड़े के ऊपर बैठ के यहाँ से भाग जाता है। अब जैकल जंगल के रास्ते भाग जाता है और बियांका इसका पीछा करती है, लेकिन जैकल बड़ी चतुराई से बियांका के कलीग यानी विंस को गोली मारकर जख्मी कर देता है। बियांका इसके पीछे जाती है, लेकिन जैकल पानी में कूद के यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाता है। अब जैकल बहुत ही थका होता है और पूरा भीगा होता है। वो यहीं पास के एक फार्म में रात में छुप जाता है। ये अपनी राइफल को यहीं घास में छुपा देता है और जैकल की आंख लग जाती है। जैकल जो कि बहुत थका होता है यहीं पे आराम कर रहा होता है, तभी इस खेत का मालिक जैकल को पकड़ लेता है और उसकी तरफ गन तान के खड़ा होता है। जैकल इससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये फार्मर इसके सिर पे वार कर देता है, जिसकी वजह से जैकल बेहोश हो जाता है। अब ये फार्मर इसे रस्सियों से बांध देता है और रात के लिए इसे यहीं पे छोड़ देता है। अगली सुबह ये फार्मर जैकल को अपने घर में ले जाता है और उसे जैकल की वो राइफल भी मिल जाती है जिसे वो एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल करने वाला था। अब ये फार्मर अपने ब्रदर को कॉल करता है और उसका ब्रदर अपने साथ लैज़लो को भी ले आता है, जो कि इंग्लिश बोल भी लेता है और समझ भी लेता है। अब जैकल उस ट्रांसलेटर से फोन पे बात करता है और जैकल उसे पेमेंट देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसपे ये दोनों लोग मान जाते हैं। अब ये फार्मर पैसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये अपने भाई और उस ट्रांसलेटर को यहाँ आने के लिए कहता है। रास्ते में इनको एक पुलिस वाला एक खतरनाक किलर के बारे में आगाह करता है और कहता है कि वो इस एरिया में भाग चुका है, तो आप सावधान रहिएगा। अब इन लोगों को ये बात पता चल जाती है कि वो आदमी जिसको इनके भाई ने पकड़ा है, ये पुलिस उसी के बारे में छानबीन कर रही होती है और इनका प्लान होता है कि पैसे पकड़ने के बाद वो इसको पुलिस के हवाले कर देंगे और उनको वहाँ से भी इनाम मिल सकता है। और दूसरी तरफ से मौके का फायदा उठाकर जैकल ने अपने आप को उस फार्मर के कब्जे से फ्री कर लिया होता है। उसने फार्मर को मार दिया है
है और उसकी शॉटगन उठा के यहाँ से उसकी कार में निकल जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर इस फार्मर का भाई आ जाता है और वो इस किलर को देख लेते हैं। लेकिन जैकल, जिसके सामने ये लोग कुछ भी नहीं होते, वो इस फार्मर के ब्रदर को भी मार देता है। लेकिन ये लाजलो को छोड़ देता है और लाजलो इसे यहाँ से सेफली बाहर निकालने के लिए कहता है। अब जब लाजलो गाड़ी चला रहा होता है तो जैकल लाजलो के फोन से अपनी वाइफ नूरिया को कॉल करता है। जैकल, जो कि बहुत घबरा रहा होता है और डर भी गया होता है, वो अपनी वाइफ को कॉल पे बताता है कि मैं अभी बहुत प्रॉब्लम में हूँ और शायद मैं वापस ना आ पाऊँ। नूरिया, जो कि बहुत हैरान हो जाती है और वो अपने पति यानी जैकल के लिए लॉयल भी होती है, वो उसे अपनी हेल्प ऑफर करती है। तो जैकल इसे उसके हिडन रूम से कुछ खास चीजें निकालने के लिए कहता है और ये सामान बुडापेस्ट लाने के लिए कहता है। अब शहर में पहुंचने के बाद जैकल लाजलो को भी मारने का सोचता है, क्योंकि जैकल अपने पीछे कोई भी सबूत या कोई भी गवाह नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन तभी जैकल का माइंड बदल जाता है जब वो लाजलो के फोन पे उसकी फैमिली की फोटो देख लेता है और तभी उसे अपने बीते हुए कल की याद आती है, जहां वो अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान अपने टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए गया था और उस मिशन में उसकी टीम ने उस टारगेट की सारी फैमिली को भी मार दिया। और इस बात पे जैकल को लाजलो पे दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। लेकिन इसे वार्निंग भी देता है कि अगर उसने इस बारे में एक वर्ड भी अपने मुंह से निकाला तो उसकी फैमिली बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाएगी। अब इसी शाम को नूरिया उस होटल में पहुंच जाती है जहां पर जैकल उसका वेट कर रहा होता है। इन दोनों के बीच में बहुत अनबन होती है, क्योंकि नूरिया अपने हस्बैंड को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं चाहती। लेकिन फ्रस्ट्रेशन के बावजूद भी नूरिया अपने हस्बैंड को अपना पूरा होलिया बदलते हुए देख लेती है। जैकल मेकअप प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल करके अपने फेस को पूरी तरह से बदल देता है और उस ऑर्थोपेडिक बूट को भी पहन लेता है जो कि उसने हाल ही में बनाया। अब इस मिशन के लिए जैकल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे कि जैकल का पूरा हुलिया बदल जाता है। और अब निकलने से पहले जैकल अपनी वाइफ को ये एश्योरेंस देता है कि इस मिशन के बाद हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। एयरपोर्ट पे जैकल अपनी वाइफ को आखिरी गुड बाय कहकर एयरप्लेन में सवार हो जाता है और टैलिन के लिए निकल जाता है। और इसी फ्लाइट में MI6 के एजेंट्स बियांका एंड विंस, जिनको ओली चार्ल्स को सिक्योरिटी देने का जिम्मा मिला होता है, और बियांका और विंस जैकल के अगली सीट पे बैठ जाते हैं, जिससे कि जैकल को इन लोगों पे नजर रहती है और जैकल इन लोगों को पहचान लेता है और जैकल को इन लोगों के मिशन के बारे में पता चल जाता है। टैलिन पहुंचकर जैकल अपने होटल पे पहुंच जाता है और अपना बेस पूरी तरह से बदल लेता है, मतलब कि वापस अपने जैकल फेस में आ जाता है। लेकिन तभी जैकल के दरवाजे पे 2 पुलिस ऑफिसर्स दस्तक देते हैं जो एक चोरी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। ये चोरी इसी अपार्टमेंट में हुई होती है। जैकल इन लोगों के सारे सवालों का जवाब देता है और शक की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ता। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं तो जैकल अपने पुराने फ्रेंड यानी रेजमस को कॉल करता है। रेजमस वही इंसान होता है जिससे कि वो स्पेन में मिला था और जैकल इसे ड्रिंक्स के लिए बाहर बुलाता है। जैकल इसे अपने मिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता और इस चीज में जैकल बहुत ही माहिर होता है। अब जब जैकल रेजमस के साथ बाहर होता है तो जैकल रात गुजारने के लिए रेजमस के अपार्टमेंट में चला जाता है। अब अगले दिन जैकल एक लोकल लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर वो उस बिल्डिंग की आर्किटेक्चुरल ब्लूप्रिंट्स को एनालाइज करता है और इन ब्लूप्रिंट्स से जैकल को एक परफेक्ट स्नाइपिंग पोजीशन भी मिलती है और यहाँ से भागने का रास्ता भी मिल जाता है। अब इसी शाम को जैकल जीना से मिलता है और उससे उन MI6 एजेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है ताकि जैकल के लिए अपने मिशन का रास्ता साफ हो। और जाने से पहले जैकल उस बिल्डिंग की डुप्लीकेट कॉपीज भी साथ लेके जाता है ताकि वो उसे अच्छे से एनालाइज कर। घर पहुंचने पर जैकल इन ब्लूप्रिंट्स को देखने लगता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो एक आर्किटेक्ट हो। तभी यहाँ पे रेजमस आ जाता है और जैकल उसे अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जो कि वही सेम वेन्यू होता है जहाँ पर चार्ल्स अपने प्रेजेंटेशन देने वाला होता है और रेजमस भी वहीं पे काम कर रहा होता है एज ए सिक्योरिटी गार्ड। रेजमस इसके काम से इम्प्रेस होता है और वो जैकल को उस बिल्डिंग का यानी उस हॉल का प्राइवेट टूर करने के लिए कहता है। अब इसी रात को रेजमस उसे उस बिल्डिंग में लेके जाता है और यहाँ पहुंचने के बाद जब रेजमस अपने काम में बिजी हो जाता है तो जैकल अपने काम में शुरू हो जाता है और वो इस बिल्डिंग का हर तरह से जायजा लेने लगता है। अब जैकल इस बिल्डिंग के रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाता है और इस बिल्डिंग के वेंटिलेशन शाफ्ट्स को एनालाइज कर रहा है और ऐसे ही दूसरी जगहों को देखता है जो कि उसकी स्नाइपिंग पोजीशन के लिए एकदम परफेक्ट हो। अब जैकल अपनी पूरी सर्वे कर लेता है और इसके बाद ही रेजमस से अलविदा लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब रेजमस को लगता है कि जैकल शहर छोड़ के जाने वाला है, लेकिन जैकल जो कि शातिर होता है वो उसी कंसर्ट हॉल में बेस बदल के जाता है और अपने साथ शूज को भी लेके जाता है जो कि एक स्नाइपर राइफल होती है। जब कंसर्ट शुरू हो जाता है अब जैकल अपने आप को इन लोगों के बीच में छुपा लेता है और मौका देखकर इस बिल्डिंग के छत पे चला जाता है और एक ऐसी पोजीशन पे बैठ जाता है जहाँ पर उसे कोई ढूंढ न लगे। यहाँ पे ये अपनी गन असेंबल करता है और 2 दिन के लिए जैकल यहाँ पे छुप जाता है, मतलब उस कंसर्ट से पहले ही जैकल 3 दिन पहले इस बिल्डिंग में छुप जाता है। जैकल को यहाँ पे बहुत ही तकलीफ होती है क्योंकि वो ऐसे हालात में पहले कभी नहीं रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें जैकल की मेंटल और फिजिकल ताकत के बारे में भी पता चल जाता है। आप
को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइजेस भी परफॉर्म करता है और अपने क्रेडिट कार्ड को तेज दरार वाला हथियार भी बना लेता है। और इसी दौरान जैकल को अपनी पास्ट की कुछ अच्छी यादें और कुछ बुरी यादें भी सता रही होती है, जो कि उसके वाइफ नूरिया से जुड़ी होती है और कुछ यादें उसके अफगानिस्तान वाली सर्विसेज से जुड़ी होती है। जैकल इससे पहले एक हाईली स्किल्ड स्नाइपर सोल्जर होता है जो कि अफगानिस्तान में डिप्लॉय हुआ था, लेकिन जैकल की हिम्मत और साहस उन यादों से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसे अपने मिशन के बारे में पता होता है और वो उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ से बियांका और विंस दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और वो जैकल का एक स्केच बनाने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन इनके एफर्ट्स तब रंग लाते हैं जब एक पुलिस कर्मचारी जैकल के इस स्केच को पहचान लेता है और उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले एक होटल में मुझे इसी तरह का कोई आदमी मिला। अब ये एजेंट्स उस होटल में छानबीन के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन पे हमला होता है और ये हमला जैकल के क्लाइंट ने करवाया होता है ताकि वो इन लोगों को इस काम से डिस्ट्रैक्ट कर सके। और इनको इस बात का पता चल जाता है कि ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया जा रहा है, जबकि हमारा मेन टारगेट उस कंसर्ट वेन्यू में है। अब इस वेन्यू का पूरी तरह से जायजा लिया जाता है। यहाँ पे स्निफर डॉग्स को लाया जाता है और MI6 की पूरी टीम इस वेन्यू की छानबीन करने लग जाते हैं और इसी बिल्डिंग में जैकल भी छुपा होता है, लेकिन ये लोग जैकल को ढूंढ नहीं पाते। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन चार्ल्स को अपना प्रोजेक्ट दुनिया के सामने रखना होता है और ये कंसर्ट हॉल हाई प्रोफाइल लोगों से भरने लगता है, जहाँ पे VIP लोग चार्ल्स के उस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने लाने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब जबकि यहाँ का होस्ट चार्ल्स को इंट्रोड्यूस करता है और उसकी काबिलियत को सारे लोगों के सामने उजागर कर रहा होता है, दूसरी तरफ से जैकल अपने आप को रेडी करता है। जैकल इसके बाद अपनी जगह से बाहर निकलता है और पहले गार्ड को मारकर अपना रास्ता साफ कर देता है और एक टेक्नीशियन को भी मार देता है और उसके बाद उसकी पोजीशन लेता है। अब जैकल अपनी पोजीशन लेकर एक सटीक निशाना लेने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उससे अच्छे से शॉट नहीं मिल रहा होता है क्योंकि चार्ल्स एक बुलेट प्रूफ केस में होता है, जिसकी वजह से जैकल को उस पे निशाने लगाने में दिक्कत हो जाती है। अब जो ही चार्ल्स जैकल के निशाने पे आता है, जो ही जैकल शॉट लगाता है और ये शॉट चार्ल्स को नहीं लगता बल्कि आगे जो बुलेट प्रूफ गिलास होता है उस पे लगती है, लेकिन चार्ल्स के पीछे से एक आदमी आता है जो चार्ल्स पे शॉट लगाता है, लेकिन चार्ल्स इसके शॉट से भी बच जाता है और जो ये दूसरा किलर होता है इसकी वजह से चार्ल्स का शॉट मिस हो गया, लेकिन दूसरे असैसिन को मार दिया जाता है। चार्ल्स अपने आप को भीड़ में छुपाकर यहाँ से निकलने में कामयाब होता है। निकलने के समय उसे रैजमस देख लेता है जो इस वेन्यू में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, लेकिन जैकल रैजमस का गला तोड़कर उसे मार देता है क्योंकि जैकल अपने पीछे किसी भी सबूत को नहीं छोड़ना चाहता था। ये एक बहुत ही शातिर और चालाक असैसिन होता है जो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ MI6 के एजेंट्स इस पूरे कंसर्ट हॉल को सिक्योर कर लेते हैं और उन्हें जैकल की वो छुपी हुई पोजीशन मिल जाती है, जहाँ पे उन्हें जैकल की स्नाइपर राइफल भी मिल जाती है, लेकिन इस सबूत से इनको जैकल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ से जैकल की वो स्केच वाली फोटो हर तरफ से शाया होने लगती है और घर पे बैठी नूरिया जैकल के इस स्केच को टीवी पे देख लेती है। नूरिया इस स्केच को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है ये स्केच किसी और का नहीं बल्कि जैकल का। इस इमेज के वायरल होने से जैकल के लिए और भी परेशानियां बढ़ने लगती। परेशान होकर नूरिया जैकल को कॉल करती है। नूरिया इसे इस स्केच के बारे में बताती है, लेकिन जैकल उसे बहुत ही काम वॉइस में शांत रहने के लिए कहता है कि ऐसी किसी भी फोटो पे तुम यकीन नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन नूरिया जैकल के लिए बहुत चिंतित होती है और दूसरी तरफ से MI6 एजेंट बियांका अपने हेडक्वार्टर्स पे होती है। बियांका के पास जो सबूत होते हैं वो किसी भी तरह से जैकल के खिलाफ सफिशिएंट नहीं होते हैं और उसे एहसास हो जाता है कि हमारे पास जितने सबूत है वो जैकल के बारे में काफी नहीं, क्योंकि नूरिया को सिर्फ इतना पता होता है कि ये असैसिन है, बाकी ये कौन है क्या है इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। बियांका अपने ऑफिशियल से बात करती है और उन्हें एक शख्स के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कहती है जिसका नाम डॉगन होता है। डॉगन एक लेजेंडरी स्नाइपर होता है। अब इजाबेल इन डॉक्यूमेंट्स को पाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बियांका को इन डॉक्यूमेंट्स को एक निगरानी में बैठ के पढ़ना होगा क्योंकि वो इन डॉक्यूमेंट्स को किसी भी हाल में पब्लिक नहीं करना चाहते। बियांका इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेती है और उन्हें एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पे भी साइन करना पड़ता है। बियांका को पता चल जाता है डॉगन एक स्पेशल और डेकोरेटेड स्नाइपर असैसिन था, लेकिन डॉगन अपनी टीम के साथ अफगानिस्तान में मिशन के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इन फाइल्स में से कुछ छुपे हुए राज भी होते हैं जिससे हमें फ्लैशबैक्स के जरिए से पता चल जाता है। डॉगन एक शार्प शूटर था जिसके पास अद्भुत शूटिंग स्किल्स थी। डॉगन को अपने क्लोज फ्रेंड गैरी के साथ मिडल ईस्ट में डिप्लॉय किया गया था और गैरी डॉगन का स्पॉटर होता है और एक मिशन के दौरान उन्हें अपने टारगेट को एलिमिनेट करने के लिए 6 घंटे का वेट करना पड़ा और जब उसे परफेक्ट शॉट मिलता है वो उस तालिबान लीडर को एलिमिनेट कर देता है। और इस मिशन के बाद डॉगन की टीम ने
एक अच्छी खासी रेपुटेशन कमाई होती है। और इसके बाद जब डॉगन साइप्रस में अपनी छुट्टियां मना रहा होता है, तभी उनके पास एक आदमी आता है जो उनके सामने एक डील रखता है। ये आदमी इन्हें अपने क्लाइंट के बारे में बताता है जो कि एक टर्किश होता है, और उस टर्किश आदमी को अपने बिजनेस राइवल को मारना होता है, और इन्हें इस काम के अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। बिना कुछ सोचे समझे डॉगन इस डील को एक्सेप्ट करता है और अपने टारगेट को एलिमिनेट भी कर लेता है। और डॉगन को अपने काम के लिए अपनी मिलिट्री सर्विस में अवार्ड से भी नवाजा गया, और एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अपने साइड बिजनेस को रोक दिया था और अपने एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैयारी करते हैं। और इस मिशन के दौरान उन्हें अफगानिस्तान में अपने एक टारगेट को मारना होता है जो कि एक शादी में गया होता है। डॉगन जो कि एक हाईली स्किल्ड एक स्नाइपर असैसिन होता है, वो इस टारगेट को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसी दौरान एक मिलिटेंट इन लोगों को देख लेता है और वो इन पे वापस फायरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे अंधाधुंध गोलीबारी चलने लगती है, की वजह से ये शादी का माहौल जो होता है ये एक मातम में बदल जाता है, जहाँ पर बूढ़े बच्चे औरतें सबको मारा जाता है। और ये बात डॉगन को परेशान करती रहती है, और इसके बाद इस जगह पर एयर स्ट्राइक का ऑर्डर भी दे देता है, और ये लोग और अपने इस काले करतूत का सारे सबूत मिटा देते हैं। इस पूरे मिशन को एम्बुश की तरह फ्रेम किया गया, लेकिन ड्रैगन जो कि इस बात से राजी नहीं था, वो शांति से अपने कमांडर की बात सुनता है, मतलब ऑर्डर सुनता है। अब यहाँ से निकलते वक्त ड्रैगन को रास्ते पे कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट दिखता है। इसने अपनी टीम को रोकने को कहा और इस ऑब्जेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक बाइसाइकिल में कुछ एक्सप्लोसिव्स लगे होते हैं। ये सारा खेल ड्रैगन ने खुद ही रचाया होता है। अब जब बाकी लोग गाड़ी में होते हैं तो ड्रैगन अपने जेब से एक रिमोट कंट्रोलर निकालता है और एक बटन प्रेस करते ही इन दोनों की गाड़ियां बॉम्ब से फट जाती हैं, जिसमें इन सभी लोगों की मौत हो जाती है सिवाय ड्रैगन और उसके पार्टनर। ड्रैगन ने ये सारा खेल रचाया होता है। ड्रैगन गैरी से कहता है कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हमें यहाँ से जितनी दूर हो सके भागना होगा। इन लोगों ने यहाँ पे अपनी डेथ को झूठे तरीके से पोर्ट्रे किया होता है। कहीं ना कहीं ड्रैगन अपनी मिलिट्री सर्विस से तंग आ चुका था, और जो उसकी टीम कर रही होती है उससे भी तंग आकर ड्रैगन को ये स्टेप उठाना पड़ा, जिसमें उसने अपने आप को झूठी तरीके से मारकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। दूसरी तरफ से बियांका जो कि इन सारे पीसेस को जोड़ रही होती है। अब इसके बाद बियांका ड्रैगन का जो साथी होता है उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो बीमार होता है। बियांका इससे क्वेश्चन करती है और उससे पता चलता है कि गैरी ड्रैगन का एक क्लोजेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि उसका पार्टनर भी था, और अगर गैरी जिंदा है तो ड्रैगन भी जिंदा ही होगा, और गैरी की मदद से हम ड्रैगन को ढूंढ सकते हैं। अब बियांका जो कि इस लीड को फॉलो करने वाली थी, लेकिन उसे ऑफिशियल से ऑर्डर आता है कि इस मिशन को यहीं पे टर्मिनेट करना होगा, क्योंकि MI6 के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो इस मिशन को आगे भी जारी रख सके। लेकिन बियांका को ये पता चल जाता है कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल राज भी छुपा होता है। बियांका जो कि फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, लेकिन वो इस केस की तह तक जाना चाहती है। वो इसके बावजूद भी अपनी सर्च जारी रखती है, चाहे उसे इसके लिए बाहर से ही मदद क्यों न लेनी पड़े। दूसरी तरफ से जैकल अपने इस मिशन की फाइनल स्टेज के लिए तैयारी कर रहा होता है, और वो क्रोएशिया के लिए रवाना हो जाता है। चार्ल्स भी क्रोएशिया में अपने एक फोर्टिफाइड आइलैंड पे रह रहा होता है। इस मिशन को खत्म करने से पहले जैकल अपनी फैमिली के पास जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ यानी नूरिया से बात करता है, और वो नूरिया को इस बात की अश्योरेंस देता है कि उनकी ये डेंजरस लाइफ जल्द ही खत्म होने वाली है। और वो नूरिया के सामने अपने राज भी खोल देता है कि मैं पैसों के लिए लोगों को मारता हूँ। लेकिन तभी इनकी फैमिली में एक प्रॉब्लम आ जाती है। जो नूरिया का भाई होता है उसने नूरिया से अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे लिए होते हैं, और एक लोकल गैंगस्टर के साथ उनको इन्वेस्ट कर दिया होता है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए नूरिया के ब्रदर ने एक मीटिंग भी फिक्स की होती है। नूरिया जो कि एक तरफ से अपने हस्बैंड के लिए परेशान होती है, दूसरी तरफ से उसके भाई ने भी अब दूसरा कांड शुरू कर दिया होता है, और इस वजह से वो अपना मेंटल बैलेंस खो देती है। और वो जैकल से गुजारिश करती है कि तुम इस मामले में छानबीन करो और उनकी फैमिली को तबाह होने से बचा लो। जैकल उससे अश्योर करता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब नूरिया का भाई उस गैंगस्टर के साथ जैकल की मीटिंग फिक्स कर देता है, और नूरिया का भाई और वो गैंगस्टर एक होटल में जैकल का वेट कर रहे होते हैं। तो जैकल अपनी तैयारी करता है और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से समंदर में एक बोट में जाकर अपनी राइफल में एक जायरोस्कोपिक सिस्टम अटैच करता है और अपने टारगेट की तरफ सटीक निशाना लगाता है, और उस गैंगस्टर को सेवरल किलोमीटर दूर से एक ही शॉट में ढेर कर देता है। जैकल की प्रिसीजन और उसके स्किल्स अद्भुत होते हैं। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता, चाहे वो कोई भी गैंगस्टर क्यों ना हो। और ये हादसा एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है, और ये बियांका की नजर में आ जाता है, और वो इस मामले में इन्वेस्टिगेट करने लगती है। अब अगले दिन जबकि जैकल का ये मिशन कंप्लीट करना होता है, वो एक बोट हायर करता है और अपने साथ जरूरी सामान यानी अपनी स्पेशलाइज्ड राइफल लेके बोट में सवार होके ऑफ शोर निकल जाता है। जैकल जो कि बहुत ही साइलेंट तरीके से काम करता है, वो अपने बोट ड्राइवर को भी मार देता है ताकि मिशन के दौरान उसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब जैकल इस बोट में अकेला होता है, और वो अपनी राइफल को बहुत ही
परफेक्ट तरीके से सेटअप करता है और एक टेस्ट शॉट फायर करता है जो कि सटीक निशाने पे लगती है। अब दूसरी तरफ से चार्ल्स जो कि डेली इस समुद्र में नहाने के लिए उतरता है और चार्ल्स भी तैयार होता है, लेकिन तभी यहाँ से एक बोट गुजरती है जिसकी वजह से जैकल का बैलेंस बिगड़ जाता है और उससे इन वेव्स का खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। और दूसरी तरफ से चार्ल्स की सिक्योरिटी टीम हर तरफ से चार्ल्स पे नजर रख रही होती है और वो इस एरिया को सर्च करने के लिए निकल जाती है क्योंकि चार्ल्स अभी समुद्र में स्विमिंग कर रहा होता है। इस टीम को दूर से समुद्र में एक बोट दिख जाती है जिसपे इनको शक हो जाता है और ये लोग एक सोल्जर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन चार्ल्स उसे जल्दी से एलिमिनेट कर देता है और ऊपर आसमान में जो स्पाई ड्रोन होता है चार्ल्स उसे भी डीएक्टिवेट कर देता है। इस बात से चार्ल्स की सिक्योरिटी टीम अलर्ट हो जाती है और वो चार्ल्स को चारों तरफ से घेरने लगते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी जैकल का फोकस अपने टारगेट पे होता है और वो अपनी स्कोप की मदद से चार्ल्स को ट्रैक कर लेता है, जिसके साथ अब एक बॉडीगार्ड भी होता है। अब जैकल अपना पहला शॉट लगाता है, लेकिन ये गोली चार्ल्स के बॉडीगार्ड को लगती है और इसी के साथ इसकी मौत हो जाती है। अब जबकि चार्ल्स का टारगेट अपने आप को बचाने के लिए पानी में गोता लगाता है, दूसरी तरफ से जैकल का फोकस भी अपने टारगेट की तरफ पूरा होता है। जैकल अपने इंस्टिंक्ट स्किल्स का इस्तेमाल करके चार्ल्स के मूवमेंट का पता लगा लेता है और पानी से बाहर आने से पहले ही जैकल शॉट मारता है जो कि सीधा जाकर चार्ल्स के सर में जाके लगता है और इसी के साथ ये मिशन कंप्लीट भी हो जाता है। मारने के बाद जैकल जल्दी से बोट स्टार्ट करता है और यहाँ से भाग जाता है और जमीन पर पहुँचते ही एक चोरी की गाड़ी लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। अब इसी के साथ पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है और सारे रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं। जैकल भी इसी रोड से गुजर रहा होता है, लेकिन जैकल यहाँ पे नहीं रुकता है और इनके ऊपर से गाड़ी भगा लेता है और जबकि जैकल यहाँ से भाग रहा होता है उसके सामने सड़क पे एक बच्चा आकर उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चार्ल्स जिसकी गाड़ी अब पलट चुकी है और वो इस गाड़ी में फंस चुका है, तभी यहाँ एक ट्रक आती है। अब ये आदमी इसे बचा तो लेता है, लेकिन जैकल जो कि अपने पीछे किसी भी सबूत को नहीं छोड़ना चाहता, वो इस ड्राइवर को भी एलिमिनेट कर देता है और उसकी ट्रक लेकर यहाँ से फरार हो जाता है और एक सिक्योर लोकेशन पे पहुंच जाता है और इसके बाद एक जगह पे उतर के ये इस गाड़ी को भी आग लगाकर यहाँ से नीचे फेंक देता है। अब जैकल पैदल ही आगे का सफर तय करने लगता है और गुजरते हुए उसे एक कपल पे नजर पड़ती है जो कि अपने पिकनिक मना रहे होते हैं। जैकल इनके सामने शरीफ बनता है और जैकल इन्हें बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से मेरी चोट आई है, तो जैकल इन लोगों को कन्विंस कर लेता है पास ही के हॉस्पिटल में पहुंचाने तक। अब रास्ते में जैकल अपना असली चेहरा इनको दिखा देता है और वो इन्हें हॉस्पिटल की बजाय बॉर्डर की तरफ जाने को कहता है। अब बॉर्डर पे पहुंचने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी जो कि बहुत टाइट हो चुकी होती है। अब जबकि ये गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रही होती है, इन लोगों के बीच में टेंशन और बढ़ जाती है, लेकिन तभी इस गाड़ी में जो औरत होती है वो एक नाइफ निकालकर जैकल पे हमला कर देती है। अब इसी बात का फायदा उठाकर इस लेडी का हस्बैंड जैकल का गन उससे छीन लेता है, जिसकी वजह से इन लोगों में हाथापाई हो जाती है और जैकल को मजबूर होकर इस आदमी पे गोली चलानी पड़ती है। अब ये वुमन जो अपने पति को मरते हुए देखकर टूट जाती है, जैकल को मजबूर होकर इस पे भी फायर चलाना पड़ता है और उसको भी मार देना पड़ता है। जैकल जो कि इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और कहीं ना कहीं जैकल रिग्रेट भी फील कर रहा होता है। इसके बाद जैकल अपने सारे सबूत मिटा देता है और यहाँ से भागने का रास्ते का जायजा लेता है, लेकिन जैकल सीधे बॉर्डर से नहीं जा सकता। अब जैकल यहीं पे बैठ के परेशान हो रहा होता है और वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, जिसकी आवाज सुनकर जैकल थोड़ा शांत हो जाता है। जैकल जो कि खुश होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डरा हुआ भी होता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब हम एक शांति वाली लाइफ जिएंगे। ये बात सुनकर नूरिया भी खुश हो जाती है और जैकल इसे एक वेकेशन पे जाने के लिए भी कह देता है। नूरिया जो कि शांति से सुन रही होती है और जैकल उसे भरोसा भी दिला रहा होता है कि अब बुरे दिन गए और अच्छे दिन आने वाले। अब अगली सुबह जैकल इस कैंपर को बुरी तरह से तबाह कर देता है और अपने पीछे सारे सबूत मिटाता है। जैकल अपना सूटकेस उठाकर एक सुनसान रास्ते से अपने घर की तरफ निकलता है और अपने आप को लोगों के बीच में छुपाकर इस कंट्री से बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाता है। दूसरी तरफ से बियांका को दिखाया जाता है और वो अपने ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस मिशन को जारी रखे, क्योंकि मैं इसको खत्म करने के बहुत नजदीक आ चुकी हूँ। बियांका को यकीन होता है कि उस क्यूबन गैंगस्टर की डेथ और ओली चार्ल्स की डेथ आपस में कनेक्टेड है और वो इन दोनों का इस्तेमाल करके इस कातिल तक पहुँच सकती है, लेकिन इजाबेल जो पूरी तरह से मना कर देती है और कहती है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं
नहीं है और हमारे ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन हमें टर्मिनेट करनी होगी। इसके बाद इजाबेल फॉरेन मिनिस्टर से प्राइवेटली मिलती है और ये फॉरेन मिनिस्टर जैकल के उस क्लाइंट से कनेक्टेड भी होता है और इस मिनिस्टर को जैकल के इस मिशन के बारे में सब कुछ पता होता है और मिनिस्टर इसे इस केस से रिलेटेड सारे सबूतों को मिटाने के लिए कहता है, जिसके साथ बियांका भी कनेक्टेड होती है। तो ये मिनिस्टर इससे कहता है कि बियांका को जैकल से लड़ने दो, क्योंकि मुझे पता है बियांका उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी और जैकल उसे खुद ही मार देगा। बियांका इस केस से हट चुकी होती है, लेकिन इजाबेल इसके घर पे जाके इस मिशन को सीक्रेटली ऑपरेट करने को कहती है। अब विंस को साथ लेकर बियांका इस केस को अपने हाथों में लेती है और आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और वो जैकल के घर तक पहुंच जाती है। अब इसी शाम को ये देखते हैं कि नूरिया अपने घर से निकल रही है अपने बेटे के साथ। अब इसके बाद जैकल अपने घर आता है, जिसे नूरिया के बारे में पता नहीं होता है। अब जैकल अपनी जरूरत की चीजें उठाकर यहाँ से निकल रहा होता है, तभी उसे जीना का कॉल आता है जो उसे वार्निंग देती है कि हमारे क्लाइंट्स ने तुम्हें और बियांका को मारने के लिए एक ट्रैप सेटअप किया है और जैकल इस बात से अलर्ट हो जाता है। MI6 एजेंट जैकल के घर में ऑलरेडी आ चुके होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे नूरिया का ब्रदर आ जाता है और इनकी आपस में गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसमें नूरिया की ब्रदर की मौत हो जाती है। जैकल इस फायरिंग को सुन लेता है और वो अपने सीक्रेट कमरे में छुपा होता है, जो कि एक शीशे के पीछे होता है। जैकल इस पूरे घर की बिजली काट देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो बियांका भी इस घर की फायर अलार्म एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से जैकल बाहर आने पे मजबूर होता है और जैकल, जिसका कोई मैच नहीं होता है, वो बाहर आकर बड़ी ही चतुराई से विंस को मार देता है। अब बियांका अकेले ही जैकल का सामना करती है। अब बियांका इससे बात करने लगती है, तो मुझे अपने क्लाइंट के बारे में जानकारी बता दो और उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बियांका जैकल की फैमिली पे भी टारगेट करती है और कहती है अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो तुम उनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर दोगे। जैकल, जो कि शांति से सुन रहा होता है, वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि जैकल को पता होता है कि मैं बियांका जैसी हजारों औरतों को अकेले हैंडल कर सकता हूँ। अब जैकल अंधेरे का इस्तेमाल करके बियांका के पीछे से खड़ा हो जाता है और उस पे एक सटीक निशाना मारकर बियांका को मार देता है। बियांका की बॉडी धीरे धीरे कांपने लगती है और अंधेरे के साथ साथ जैकल भी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। जैकल के लिए वक्त तेजी से निकलता जा रहा होता है। वो अपने वाइफ को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही है और वो अपने फोन को एयरपोर्ट के डस्टबिन में डंप कर देती है। जैकल का ध्यान जब अपने फोन पे होता है, तभी दूसरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लंदन में MI6 के हेडक्वार्टर्स पे दिखाया जाता है। इजाबेल कॉन्फिडेंटली अपने ऑफिस में जाती है, जहाँ पे उसे खुशखबरी मिलती है कि उसे प्रमोट किया गया है। लेकिन ऑसेट, जो इसका सीनियर होता है, वो कहीं ना कहीं दुखी भी होता है, क्योंकि उन्होंने अपने 2 हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स को खोया होता है और इसको इस बात का दुख भी होता है। लेकिन इजाबेल कहती है बियांका अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है। इजाबेल यहाँ से निकल जाती है तो ये अपने ड्रॉर से अपना फोन निकालता है, जहाँ पे बियांका की मैसेज होती है, जिसमें उसने इजाबेल की सच्चाई को बताया होता है कि इजाबेल ने बियांका को जैकल को मारने के लिए भेजा होता है और अगर मैं वापस ना आई तो तुम समझ जाना कि तुम्हें आगे क्या करना होगा। लेकिन ऑसेट कहीं ना कहीं डर भी गया होता है, क्योंकि अगर वो इजाबेल की सच्चाई को बाहर निकालेगा तो उसकी खुद की कुर्सी भी छिन सकती है और MI6 भी हमेशा के लिए बंद हो सकता है। और बहुत सोचने के बाद ऑसेट इस मैसेज को डिलीट कर देता है, ताकि बियांका की सच्चाई कभी उजागर ना हो पाए। दूसरी तरफ से एक ट्राम स्टेशन पे दिखाया जाता है, जहाँ से पैसेंजर्स नीचे उतर रहे होते हैं और इन्हीं पैसेंजर्स में जैकल भी नीचे उतरता है। हमें उसके फेस पे वो निशान साफ साफ दिखाई देते हैं। जैकल का बिहेवियर काम एंड कंट्रोल होता है और कॉन्फिडेंट होकर पुलिस ऑफिसर्स के बीच से गुजरता है। ये एक असैसिन की निशानी होती है। इसके बाद ये एक बेंच पे जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे जीना भी बैठी होती है। जैकल कैजुअली यहाँ पे बैठ जाता है, जैसे कि किसी पुराने दोस्त के साथ मिलने के लिए आया हो। जीना, जो इसे एक बुरी खबर भी देती है कि हमारे एम्प्लॉय यानी क्लाइंट ने पैसे देने से मना कर दिया होता है, जो कि पूरे 100 मिलियन होते हैं। और जीना को पता चल गया होता है कि इनके क्लाइंट ने इन दोनों को मारने का प्लान भी बनाया होता है। जीना, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है, लेकिन जैकल उसकी बात को बहुत ही शांति से सुन रहा होता है, क्योंकि उन्होंने इसको पैसे नहीं दिए होते हैं। जीना इसे अपने क्लाइंट को एक्सपोज करने के लिए कहती है और साथ ही साथ अपनी सलामती भी चाहती है। जैकल इसकी हाँ में हाँ मिला देता है, लेकिन जैकल के लिए अभी इसका क्लाइंट जरूरी नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी वाइफ जरूरी होती है। जैकल इससे कहता है कि पहले मुझे कुछ जरूरी काम खत्म करने हैं, उसके बाद हम इस मसले को देखेंगे। जीना, जो कि कॉन्फिडेंट हो जाती है और जैकल की हाँ में हाँ मिला देती है। जीना इसे अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन देती है और एक सीक्रेट तरीके का फोन भी देती है, जिससे ये लोग कांटेक्ट भी कर पाए। अब जैकल यहाँ से उठ के निकल जाता है और यहाँ की भीड़ में गुम हो जाता है। जैकल का पूरा ध्यान अपनी वाइफ नूरिया पे होता है। वो रास्ते में अपनी वाइफ की फोटोज को सर्व करता है और इस बसलिंग सिटी के क्राउड में गुम हो जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये थी द डे ऑफ द जैकल। ये एक ब्रिटिश स्पाई थ्रिलर टीवी सीरीज जो कि नवंबर 2014
2024 में प्रीमियर हुई थी। 1971 में एक नॉवल आई थी, उसी का रीमेक है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।